जैसा कि तय था कि ओबीसी आरक्षण का पेच जल्द सुलझने वाला नहीं, ठीक वैसा ही हुआ, जिसका सबूत है सियासी दलों की बयानबाजी और मौजूदा वक्त में ओबीसी आरक्षण पर श्रेय की सियासत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर फैसला क्या सुना दिया, दिल्ली से भोपाल तक सियासत में उबाल देखने को मिला। इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिली। इन सब के बीच फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर ओबीसी आरक्षण का मसला पहुंचा। अब सिर्फ बचा है तो वोटर्स के मन में अलग अलग सवाल एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं, अगर मिला तो कितना मिलेगा। सवाल के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, इसके लिए 17 मई का इंतजार है। दूसरा सवाल ये कि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। हालांकि इस पर लगभग सरकार ने संकेत देकर विराम लगा दिया। अब बीजेपी सरकार जल्द ही कमलनाथ सरकार का एक और बड़ा फैसला बदलने जा रही है। मध्य प्रदेश में नगर निगम महापौर और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यानी पिछली बार की तरह इस बार भी महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जनता ही करेगी। बाकायदा सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है। देखिए, महापौर पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करता है या जो नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, वो पूरा शहर का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए जनता से निर्वाचित होना चाहिए। इसमें जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती है और जनता से निर्वाचन होता है तो वो निष्पक्षता के साथ जनता को अपना महापौर अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलता है। दरअसल तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने नगर पालिका निगम अधिनियम में संशोधन कर अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करने का फैसला किया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नगर पालिका निगम एक्ट में बदलाव किया था। पूर्व की सरकार ने फैसला लिया था कि चुनाव में जीत कर आए पार्षद अब महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष को चुनेंगे। हालांकि शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रत्यक्ष करें या अप्रत्यक्ष करें, चुनाव कराएं। और हमारी मांग है कि जिस तरह पंचायत चुनाव बैलेट से हो रहा है, ये नगरीय पंचायत के भी बैलेट से करें। गौरतलब है कि शिवराज सरकार ने पहले भी कमलनाथ सरकार के कई फैसलों को बदला, जिस पर सियासत खूब गरमाई थी। अब एक और फैसले को शिवराज सरकार बदलने जा रही है, लिहाजा वादों दावों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि ये चुनाव 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राग ओबीसी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या ओबीसी राग ने बिगाड़े सियासी दलों के सुर? ओबीसी आरक्षण पर कब तक होगा सियासी घमासान? क्या ओबीसी आरक्षण से बनेगी मिशन 23 की बात? क्या निकाय चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव लाना बढ़ाएगा सियासत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ समय से ओबीसी आरक्षण एक मुद्दा बना हुआ है, इतना तो तय है कि यह 2023 के चुनावों के परिणामों को प्रभावित करने वाला सिद्ध होगा। दोनों ही पार्टियां छाती पीट पीट कर यह दुहाई दे रही हैं कि वो ओबीसी आरक्षण की पक्षधर हैं और 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना ही चाहिए। आरक्षण की समीक्षा, आरक्षण की मीमांसा, आरक्षण का आकलन और कितने लोगों को आरक्षण मिल चुका है, इसकी बात कोई नहीं करना चाहता। आरक्षण सामाजिक विषमता को दूर करने का माध्यम हो न हो, आरक्षण सामाजिक उन्नयन का, सामाजिक न्याय का माध्यम हो ना हो, लेकिन अब आरक्षण वोट बैंक का माध्यम जरूर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी यह ताल ठोक कर कह रही है कि पिछले 3 जो मुख्यमंत्री हैं
जब से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अस्तित्व में आई है, 2003 से लेके और अब 2023 आने वाला है, 22 चल रहा है, लगातार तीनों मुख्यमंत्री ही उसने ओबीसी के दिए हैं। यह उसकी अपनी उपलब्धि है। देश के प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं, यह एक और उपलब्धि है। वहीं कांग्रेस को उन्होंने ओबीसी विरोधी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया। कांग्रेस कह रही है कि 27% आरक्षण का विचार तो कमलनाथ जी के मुखमंडल में, मानस में प्रस्फुटित हुआ था, तो कमलनाथ जी जो है वो इसके जनक हैं। कुल मिलाकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण पर रोक लगा दी है। इसको लेकर पुनर्विचार याचिका की भी बात हो रही है, रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है। तो इस पूरे मामले पर माहौल बहुत गर्म है और आरक्षण पर राजनीतिक पारा वर्तमान पारे से ज्यादा ऊंचा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं उमेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी प्रवक्ता कांग्रेस के, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल उमेश जी आपसे ही कर लेता हूं। तीन मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और तमाम ओबीसी वर्ग के हित की बातें, 27% आरक्षण पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से, और नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि समाज का प्रत्येक ऐसा वर्ग की जो गैर बराबरी का जीवन जी रहा है और अपने अधिकारों से वंचित है, आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, सामाजिक आधार पर पिछड़ा हुआ है या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है, ऐसे समाज के प्रत्येक वर्ग को गैर बराबरी समाप्त करके बराबरी का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और केवल ओबीसी वर्ग को नहीं, ये प्रत्येक वर्ग पे लागू होता है। और चूंकि मध्य प्रदेश में 48 से लेकर 52% तक की आबादी जो है वो ओबीसी वर्ग की है, तो स्वाभाविक रूप से उसको राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है और 27% के आरक्षण का वो अधिकारी है, हकदार है। और भारतीय जनता पार्टी की तो यहां तक मान्यता है कि अगर संभव हो तो 35% तक का दिया जाना चाहिए और इसके लिए हमने पुरजोर प्रयास करा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का निर्माण कांग्रेस पार्टी के मित्रों के कारण हुआ है। 8 जुलाई 2019 को जिस समय भारत साधक सदस्य के रूप में कमलनाथ जी की सरकार में गोविंद सिंह जी ने विधेयक रखा था, जो आज के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कितनी बड़ी त्रुटि करी थी कि 27% आबादी बताई थी ओबीसी वर्ग की और 27% आरक्षण मांग लिया। तो इसके कारण उसको न्यायालय में चुनौतियां मिलना शुरू हो गई और कमलनाथ की सरकार का ये जो विधेयक था, ये औंधे मुंह गिर गया। हाईकोर्ट में भी इसको चुनौती मिली और हमले लेने गए, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने करी। जया ठाकुर जी हो या सैयद जाफर जी हो या इनके सरपरस्त बनकर कानूनी सलाहकार के रूप में विवेक तनखा जी हो, ये लिंगरान करने का मामला कांग्रेस पार्टी ने करा। और जिस समय कमलनाथ जी की सरकार असमय काल कबलित हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपने अंतर विरोध का सरकार शिकार होकर धराशायी हो गई, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और जैसे ही हमारी सरकार आई तो हमारे साथ साथ कोरोना की दूसरी लहर चली आई। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटते से ही हमको 26-28 उपचुनाव के मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव तय कर दिए। और जैसे ही हमको समय मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिसूचना जारी करी, हमने चुनाव करवाने की निर्वाचन कार्यक्रम घोषित हो गया, नामांकन दाखिल हो गए। पर ये हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, ये जो कबड्डी का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही थी, इसके अंदर जो संवैधानिक अधिकारों की टांग खिंचाई किसकी हुई? ओबीसी वर्ग की हुई। किसका उत्तरदायित्व था? निगम का कार्यकाल किसके समय खत्म हुआ? निकाय चुनाव का कार्यकाल किस सरकार में खत्म हुआ? पंचायत का कार्यकाल किस समय खत्म हुआ? ये कमलनाथ जी की सरकार में हुआ। 15 महीने का आपके पास समय था, पर आपको आईफा अवार्ड से फुर्सत नहीं थी, आपको जैकलिना फर्नांडिस से फुर्सत नहीं थी, आप सलमान खान में उलझे हुए थे, इसलिए आप चुनाव समय पे करवा नहीं पाए। और जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को कराने के लिए सारी पीठी कर रख दी, उस समय आपने जाकर न्यायालयीन प्रक्रियाओं के हथौड़े मारना शुरू करे और इसका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सामना आज ओबीसी वर्ग को करना पड़ रहा है। हमने तो ट्रिपल टेस्ट का जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का था नवीन जी, ईमानदारी से पूरा करा। 100 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत करी, 600 पेज का एनेक्सर हमने दिया, 185 ईमेल के सुझाव प्राप्त करे, 85 हमने जो है वेबसाइट पर प्राप्त करे, 85 से अधिक ओबीसी संगठनों से हमने बातचीत करिए, 8000 पेज की एक वोटर लिस्ट तैयार करी गई है। रामजी महाजन का जो आयोग का प्रतिवेदन था वो हमने अंतिम रिपोर्ट के साथ रहा। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्सरसाइज पर्याप्त नहीं है, तब हमने कहा कि हमको कुछ और समय दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त समय प्रदान नहीं करा। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाना चाहिए। तो चुनाव आयोग जो है अब राज्य का
वो अपना काम कर रहा है। तब भी हमें लगा कि ओबीसी वर्ग अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा। हमने कहा कि हम मॉडिफिकेशन पिटीशन दायर करेंगे। हमने परसों मॉडिफिकेशन की याचिका, संशोधन याचिका लगा दी है और हमने न्यायालय से याचना और प्रार्थना करी है कि अगर आपने ये निर्णय को परिवर्तित नहीं करा और पुनर्विचार नहीं करा तो आपका ये निर्णय एक नजीर बन जाएगा, एक मिसाल बन जाएगा और लंबे समय तक ओबीसी वर्ग को इसका दंड भोगना पड़ेगा। तो हम तो सारे वैकल्पिक मार्ग पर विचार करके चल रहे हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मार्ग अपनाया कि चुनाव होता है प्रतिक्रिया ले लेता स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर 27% से अधिक का आरक्षण देंगे। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देवदत्त जी भी सुन रहे हैं, फिरोज सिद्दीकी साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। फिरोज जी, ऐसा है कि तीन मुख्यमंत्री बनाए, देश के प्रधानमंत्री बनाए, काम किसी एक नहीं किया। ये 3 मुख्यमंत्री मिलके कोई 3 काम नहीं बता पाएंगे जो इन्होंने ओबीसी के हित में किया हो। देश के प्रधानमंत्री नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने एक काम ओबीसी के हित में किया हो। मंडल कमीशन बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आरक्षण दिया, कांग्रेस ने दिया। यही कानून था ना जो 1995 पंचायती राज अधिनियम का कानून था, जो 1995 में मध्य प्रदेश की विधानसभा ने पारित किया और छत्तीसगढ़ में लोगों को आरक्षण मिला। वहां तो आरक्षण नहीं गया लोगों का, क्यों? या यहाँ मध्य प्रदेश में ही क्यों गया? और मैं एक सवाल करता हूं उमेश जी से कि आप इतने बड़े पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, ये मॉडिफिकेशन प्रक्रिया क्या होती है? संसद में हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। संविधान में संशोधन कीजिए और राजनीतिक अधिकार दिलाइए उनको। सीधी बात है, बुला लीजिए ना। हमने तो ये भी कहा है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि आप एक दिन का सेशन बुलाइए, हम यहाँ से संकल्प पत्र जारी करते हैं कि है ना मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण दिया जाए और ऊपर संसद में एक दिन का आप सत्र बुला लीजिए, पूरे देश में मिल जाएगा। महाराष्ट्र में भी चला गया लोगों को आरक्षण, लेकिन देने की इच्छा नहीं है। छात्रवृत्ति तक देने की इच्छा नहीं है। आपको पिछड़ा वर्ग के नाम पर ये सब हाथी पे बैठे हुए ऐसे महावत हैं, माननीय शिवराज जी, माननीय भूपेन्द्र जी, माननीय उमा भारती जी, माननीय मोदी जी, ये ऐसे हाथी पे ऐसे महावत है जो हाथी पे तो बैठे हैं लेकिन ये हाथी को हिला डुला नहीं सकते। एक भी मैं चुनौती देता हूँ आरक्षण को आप हाथी मान रहे हैं? तक आरक्षण को हाथी नहीं मान रहा हूँ। तो आरक्षण को ये पिछड़े वर्ग के नाम पे खाली मतलब आरक्षण आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समाज के लिए सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है? नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो शिवराज सिंह है ये हाथी पे बैठे पिछड़े वर्ग के नाम पे, हम पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम पे, पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों के मकान तोड़वाते हैं ये बुलडोजर से। हाथी मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खत्म करते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ के लिए हित में आज तक एक काम नहीं किया शिवराज सिंह की सरकार ने, एक काम नहीं किया। देवदत्त जी पिछड़े वर्ग तुम्हारे कैसे चला गया उन्होंने तो ये कहा है, सवाल कर रहे हैं सरकार। देवदत्त जी से पूछ लेता हूँ। देवदत्त जी ये कह रहे हैं फिरोज जी के 3 काम बता दें, 3 मुख्यमंत्री दिए, 3 काम तो बता दें। और हाथी पर बैठी हुई है सरकार और हाथी हिल नहीं पा रहा है। देखिए, देश में या प्रदेश में 2 ही दलों की सरकार रही है, भाजपा और कांग्रेस बारी बारी से, और दोनों ही दल पिछड़े वर्ग की सबसे बड़े शुभचिंतक होने का दावा करते हैं, चिंता करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं मैदान में, सड़क पे, सदन में और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह। और इसके बावजूद भी जैसे वो कहते हैं कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, स्थिति वही की वही है, जहां से शुरू हुए थे आज वही है स्थिति। उसी आधार पर पिछड़े वर्ग के चुनाव होने जाना है। तो फिरोज जी ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक एक प्रपंच, इनमें क्या अंतर है। और आखिरी लक्ष्य किसी भी दल का सत्ता पाना होता है। तो जब जब सत्ता के लिए कोई अवरोधक दिखाई देता है तो उसके लिए ये लोग पूरा ये माहौल बनाते हैं। किसी एक दल की बात नहीं है, सभी ने ऐसा किया है। और प्रदेश की यदि राजनीतिक स्थिति का अपन पिछले 3-4 चुनाव का आकलन करें तो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन 2003 में हुआ तो उस समय तो एक आंधी थी, कांग्रेस की सरकार से लोग नाराज थे और भाजपा आ गई। लेकिन बाद में फिर जो चुनाव हुए तो उसमें दलित और आदिवासी जिधर गया उधर सरकार बनी। फिर 2018 में सामान्य वर्ग, आदिवासी
जो भाजपा से दूर हुआ, मालवा तरफ जय संगठन बन गया, हीरालाल अलावा और वो सब, तो कांग्रेस के साथ पैक्ट हो गया, और इधर सपाक्स बन गया। तो ये नीति निर्धारक ये थे कि आदिवासी थे, सामान्य वर्ग था। लेकिन अब मुझे लगता है कि 23 के लिए सब लोग एक पैरामीटर बना रहे हैं पिछड़ा वर्ग का, कि ये जिधर रहेगा उधर सरकार रहेगी, इनकी आबादी इतनी है। तो कुल मिला के कभी इसकी टोपी उसके सिर, उसके टोपी इसके सिर, एक क्यों नहीं ऐसा माहौल बना पाते दोनों दल कि हम समाज को लड़ाने की बजाय समाज को एकजुट करने का काम करें। आज ये सब होने लगा है, नहीं तो गांव में हमेशा निर्विरोध चुनाव अधिकांश होते थे और सर्वसम्मति से होते थे। कोई दल की बात नहीं थी। जो गांव में सबके ख्याल रखता था, जो महाजन टाइप के रहते थे, उनको सरपंच बना लिया जाता था। ऐसे सब निर्णय होते थे, पंच परमेश्वर की संख्या दी जाती थी। लेकिन जब से राजनीति इन्वॉल्व हुई है, तब से न केवल राजनीतिक वातावरण दूषित हुआ है, वरन गांव की भी वो जो सामाजिक ताना बाना था उसको भी ठेस पहुंची है। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, उपलब्धियां क्या होगा, ठीक है, आप प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। फिरोज जी, एक और विषय है, एक विषय सिर्फ यही नहीं है, यह भी है कि जो आपने आते ही साथ कुछ नए काम किए थे, जैसे एक तो बड़ी मुश्किल से कोलार भोपाल नगर निगम में आ पाया था, फिर आप उसे नगर पालिका बनाने वाले थे, लेकिन चूंकि नहीं हो पाया। जो भी मंशाएं रही हों, 2-3 अध्यक्ष बन जाते, सेट हो जाता उसमें मामला। लोग जब ज़्यादा प्रकल्प होते हैं तो ज़्यादा लोगों को व्यवस्थित किया जा सकता है। फिर आप जो चुनाव थे अध्यक्ष के, वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से, मतलब पार्षद ही अध्यक्ष चुनते। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, सीधा चुनाव करेंगे, जनता चुनेगी महापौर को और जनता ही चुनेगी पार्षदों को। तो आपके एक निर्णय पर भी को पूरी तरह से पलटने की भारतीय जनता पार्टी कवायद कर रही है, हालांकि पहले भी वैसे ही होता रहा है। आप प्रत्यक्ष रूप से चुनने के लिए क्यों, वो उसमें खरीद फरोख्त के आरोप, खरीद फरोख्त की संभावनाओं की बात कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि प्रत्यक्ष प्रणाली ठीक है, जनता को चुनने दीजिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट के अध्यादेश से संविधान संशोधन कर रही थी, जो परिसीमन को इन्होंने नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आज ओबीसी का आरक्षण गया, आरक्षण को इन्होंने नहीं होने दिया, जबकि 243 सी और डी में इसका स्पष्ट प्रावधान है। तो वो तो जो है संविधान संशोधन कर लेते हैं। जहां तक अप्रत्यक्ष प्रणाली का सवाल है, तो ये चीजें सामने आई कि जो महापौर हैं, जो सीधे चुन लिए जाते हैं, वो कॉर्पोरेटर यानी पार्षदों की बात नहीं सुनते, वो पार्षदों को के बताए अनुसार काम नहीं करते, वे अपनी एक विधानसभा सेट करने में लग जाते हैं और उसी जो उनकी विधानसभा का क्षेत्र का इलाका रहता है, उसी इलाके में उसे मात्र काम कराते हैं, बाकी जगह काम नहीं कराते, तरजीह नहीं देते जो मेयर इन काउंसिल के जो मामले सामने आते हैं। इसलिए कांग्रेस ने ये वापस एक प्रक्रिया को हम लाए थे कि इसको अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाए, ताकि महापौर जो है कॉर्पोरेटर्स के साथ बंधा रहे। अब खरीद फरोख्त का जहां तक आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही, तो इनको तो मास्टरी है खरीद फरोख्त में। अब ये तो वही सोचेंगे ना जो इनको है, क्या कहते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। तो इसलिए इनकी सोच वैसी थी, कांग्रेस की सोच वो नहीं थी जो हमको सामने दिखा। हमने उस मामले में बहुत गहन अध्ययन किया, तो अध्ययन में ये बातें सामने आई कि नगर पालिका में, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में ये परेशानियां थी, इसलिए हमने इसको अप्रत्यक्ष किया। ये बता दें कि कोलार नगर पालिका से हटा तो उसके बाद वहां कितना काम हुआ, जितना भी था मुन्नी मंगल सिंह ने ही जितने सीमेंट कंक्रीट रोड्स बनाए थे, वहां ये हालत रही कि नगर निगम में वो मिला रहा और लोगों ने आंदोलन किए, पूरा रोड जाम कर दिया था सरदम पे, और लोगों को निकलने नहीं दिया था। बड़ी मुश्किल से एक नया ब्रिज जो था वो भी दिग्विजय सिंह जी ने की पहल से बना। उसके बाद पानी का जो कोलार से पानी देने का मामला था वो भी दिग्विजय सिंह जी की पहल से। तो आप ये बताइए कि नगर निगम में जोड़ने के बाद आपने वहां क्या विकास किया? विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं, खाली वोट ले लिए और लोगों को छोड़ दिया। तो हम अगर उसको नगर पालिका बना के एक पर्टिकुलर कोलार क्षेत्र के लोगों को अपना एक अधिकार दे रहे थे, क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। जब 75वां 76वां संशोधन किया गया तो इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया।
तो विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अगर कोलार के लोगों को अपना एक अलग से नगर पालिका, अपना बजट, उनको अपने टैक्स के पैसे का अपने तरीके से विकास करने का एक अधिकार मिल रहा था, तो इसमें इनको क्या परेशानी थी, वो हमको ये बात समझ में नहीं आई। अधिकार तो हम किसी के नहीं छीन रहे थे। जब आप क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी, उमेश जी देंगे। जी उमेश जी। नहीं, मैं नवीन जी, चूंकि देवदत्त जी भाई साहब का समय था और बीच में फिर फिरोज भाई ने 2-3 अच्छी बातें करी थी, बड़ी। एक तो उन्होंने मैं आपके मूल प्रश्न का भी जवाब दूंगा। मंडल कमीशन को उन्होंने याद करा था। मंडल कमीशन की विभीषिका को इस पूरे देश ने देखा है और उस समय नौजवानों ने धू करते घासलेट और पेट्रोल डाल के सड़कों पर आत्मदाह करा था। वो दर्दनाक मंजर हम भूले नहीं है कि जो आपके राजनीतिक कोख से मंडल कमीशन निकला था ना, उसने देश के अंदर विभाजन की जो त्रासदायक स्थितियां बना दी थी और सैकड़ों नौजवानों ने आत्मदाह करा था। फिरोज भाई, शायद वो आपको संदर्भ याद नहीं है, मुझे इसलिए याद है कि मैं स्टूडेंट लीडरशिप में था और मैंने उस लड़के पर कंबल डाला था जो इंदौर में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारा गया था। एक बात और एक बात, दूसरी बात अब आप सुनो। जब आप बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था। एक आपने कहा कि हाथी पर, हम हाथी पर नहीं बैठे श्रीमान जी, आप लोग ऊंट पर बैठ के बकरियां चला रहे हैं। पर आप एक बात समझ लेना कि अगर इसी तरह की नीति रही तो ऊंट पर बैठ के बकरी चलाने से समस्या हल नहीं होगी। जब तकदीर खराब होती है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट खाता है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। फिर आपने एक प्रश्न करा था कि 3 मुख्यमंत्रियों ने क्या कर दिया। अरे सबसे बड़ा तो ये करा है कि हमने ओबीसी का 1 दिया, ओबीसी का 2 दिया, ओबीसी का 3 दिया और ये पिछड़ा वर्गों को संवैधानिक आयोग का दर्जा किसने दिया? पिछड़ा वर्गों को संवैधानिक उनके हाथ में क्या नीति बनाई वो बताइए। आपके पेट में आपको खटपटाहट मर गई थी कि पिछड़े वर्ग के मकानों को तोड़ा जा रहा है। पिछड़े वर्ग के मकान नहीं तोड़ रहे बाबूजी, अपराधियों के मकान तोड़ रहे हैं। दंगाइयों में और अपराधियों में भी मकान तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना में तो छुट्टी मिली है, उसको भी तोड़ रहे हैं। आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या? नहीं, आप झूठ बोलोगे तो मैं बोलूंगा उमेश भाई माफी चाहता हूँ, आप मेरे मित्र। गलत बात। फिरोज भाई, जब आप कव्वाली कर रहे थे तो मैंने तो असत्य बयानी मत करिए। नहीं, असत्य फिरोज जी, मेरा कहना ये था कि चलने दीजिए, असत्य बयानी इनको जनता तय कर रही है। अब आपके मूल प्रश्न का जवाब। नवीन जी, मेरा स्वभाव क्या है कि मैं जब दूसरे कव्वाली करते तो मिरासियों की तरह पीछे ताली नहीं ठोकता हूँ और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि संसदीय प्रणाली का पालन हो। आपको आपका समय पर्याप्त मिला, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। अब आपके मूल प्रश्न का जवाब नवीन जी, अध्यादेश क्यों ला रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं कि गुणवत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता होती है। अब आप मानिए कि 16 नगर निगम है। 16 नगर निगम में जो फिरोज भाई दर्द व्यक्त कर रहे थे कि मेयर इन काउंसिल की सुनी नहीं जाती है और महापौर तानाशाह हो जाता है, तो हमारी पार्टी के तो किसी महापौर को लेकर ऐसी शिकायत नहीं आई। इंदौर में तो हमने 6 बार ये रिकॉर्ड बना दिया कि नंबर 1 पर आ गया। हमारे इंदौर के अंदर तो उमा शशि शर्मा नीम सिटी, ग्रीन सिटी ले आई थी। हमारे महापौर कैलाश विजयवर्गीय ने तो इसी पद्धति से चुनने के बाद इंदौर में मध्य प्रदेश की मिसाल बना के जनभागीदारी का कंसेप्ट लाए थे। तो हमारे महापौर तो बड़ा अच्छा काम करते और महापौर पर नियंत्रण रखने के लिए मेयर इन काउंसिल होती है। और ऐसे निरंकुश आदमी को आप लोग चुनाव लड़ाते क्यों हो यार, जो आपकी पार्टी के चुने हुए पार्षदों की सुनता नहीं है। एक नवीन जी उदाहरण देता हूं, मधुकर वर्मा कांग्रेस पार्टी से महापौर बने थे, इनडायरेक्ट प्रणाली का चुनाव होता था। मध्य प्रदेश ने वो शर्मनाक दिन इंदौर की नगर निगम में देखा था कि कुर्सी टेबल चली थी। रमेश गागरे नाम का एक पार्षद था, एक का अंतर था, वो रमेश गागरे भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी की तरफ गए, उसको उप महापौर बनाया गया। नगर निगम में वोटिंग के दौरान कुर्सी टेबल चली और उसके बाद फिर जब भाजपा की सरकार आई तो ये तय करा गया कि गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाएगी और गुणवत्ता के आधार पर पूरा मध्य प्रदेश के अंदर जब नगर निगम के चुनाव होंगे या नगर निकाय नगर पालिका के होंगे तो जो व्यक्ति योग्य होगा, दोनों दलों का एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो दोनों में से जो योग्य होगा उसको जनता अपना समर्थन प्रदान करेगी, उसके पक्ष में मतदान करेगी। तो ये गुणवत्ता का चयन होगा और एमआईसी होती है, चुने हुए पार्षद होते, बहुत अच्छे से काम होता है। एक राउंड दे रहा हूँ, आप दोनों लोग चर्चा कर सकते हो। ओपन राउंड है, 60 सेकंड। नहीं, ओपन राउंड नहीं, इन्होंने हम पर जो आरोप लगाया नहीं है, ये ओपन राउंड सही है। मतलब पिछड़े वर्ग के नाम पे बिठा दिया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के निर्णय नहीं ले सकते। माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय प्रहलाद पटेल, माननीय उमा भारती, बेचारे गरीबों के मकान तोड़ रहे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री, हमने इसलिए बनाया था क्या उनको मुख्यमंत्री? आपको कोई 3 हाथ बता नहीं पाए, माफी मांगी है जनता से, माफी मांगी थी, कोई 3 पिछड़े वर्ग के फायदे नहीं बता पाए, कोई नीति नहीं बता पाए उनको। आज उनको पिछड़े वर्ग को अगर हमने दिया है आरक्षण के माध्यम से उनको
उनको लीडरशिप दी हमने, उनको कुर्सी दी हमने, सत्ता चलाने का अधिकार दिया। 52 जिलों के जिला पंचायतों में सिर्फ जो 35-40 पिछड़ा वर्ग के लोग आए। यही सवाल है। हम तो कह रहे हैं कोई 3 निर्णय बताओ आप जो आपने मोदी जी ने या आपकी। चलिए चर्चा की चिक की पूर्णाहुति हो गई। ये वह पैटर्न है वर्तमान मीडिया का जिससे मतलब चर्चा करने वालों को, एंकर को और टीवी को ऐसा लगता है कि वो परम वैभव को प्राप्त कर गया है। तो मैंने इसलिए मैंने 1 मिनट रख लिया ताकि आप तो नवाचार लाए नवीन जी, आपसे तो मध्य प्रदेश नवाचार की अपेक्षा करता है। आप तो ये कौओं के कलरों के बजाय कोयलों की कूक आपके चैनल पर आती है सर, आप नवाचार लाइए सर। नहीं, अब वो ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि 29 मिनट नवाचार ही है, बाकी एक जो है दुराचार ही समझ लीजिए, आप उसे अत्याचार समझ लीजिए। लेकिन देवदत्त दुबे जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ मैं चर्चा समाप्त करूंगा। बस प्रतिक्रिया यही है कि इन सब चीजों से ऊपर उठकर थोड़ा सा हर समय वोट के लिए और सत्ता के लिए ना बातें की जाएं। कुछ तो जो हम कसम खाते हैं, जिस इरादे से जैसे हम बात करते हैं कि हम सेवा के लिए आए हैं, तो सेवा करने का मौका जनता ऐसे भी देगी। आप ना समाज को लड़ाएं, ना देश में आपस में लड़ाएं, केवल एक संकल्प लें कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की और देश की सेवा करना चाहते हैं और हम सही बात करके ये सब सत्ता में आना चाहते हैं। यदि सही बात हमारी स्वीकार हो तो हमें सत्ता में बिठाइए, अन्यथा आप जिसको बिठाना उसको बिठा लो। इसके लिए क्यों छल कपट पाखंड करना कि हम सेवा करने के लिए, सत्ता में आने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाएं, फिर सत्ता में आए, फिर हम सेवा करें। ऐसी सेवा भी क्या करना है। मुझे लगता है कि आज समाज को एकजुट करने की जरूरत है, उसको जातियों में बांटने की जरूरत नहीं है। हम सब एक हैं और जो सेवा करेगा स्थानीय स्तर पर वो तो वैसे ही चुन के आ जाएगा। और आज आप दोनों दल 27% टिकट देने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है पिछड़े वर्ग के तो 40% प्रतिनिधि वैसे ही चुन के आते हैं, तो कहाँ उनको आरक्षण मिला, वो 40% आ रहा है। तो जिसकी जनसंख्या होगी, जो सेवा करेगा, वो तो वैसे ही चुन के आएगा। ये बांटने का काम बंद किया जाए। बिल्कुल ठीक आप। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कर रही है और कह रही है कि हर वो संभव कोशिश की जाएगी जिससे ओबीसी वर्ग को न्याय मिले। वहीं कांग्रेस इसका पूरा ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसके लिए कांग्रेस का रवैया जिम्मेदार है। जब 27% आरक्षण को लेकर चुनाव की घोषणा की जा रही थी तो आखिर क्या जरूरत थी कि कांग्रेस उस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में चली गई। कुल मिलाकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना ही चाहिए। भले ही रिव्यू पिटीशन के बाद इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का एक त्वरित निर्णय आ जाए, क्योंकि जब तक ये मामला स्पष्ट नहीं होगा राजनीतिक वॉलीबॉल खेली जाती रहेगी। और ये बिल्कुल तय है कि अभी भी तय सीमा से ज्यादा लोग जो है कई वर्गों के जो बेहतर हैं वो चुनकर आए। अगर इस परिकल्पना पर काम करें, इस संकल्पना पर काम करें तो और भी बेहतर है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।